नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और हम एक खास सीरीज आज से शुरू कर रहे हैं आप सभी के लिए, हमारे स्पीकिंग ट्री के दर्शकों के लिए, जिसका नाम है पेरेंटिंग स्टाइल एंड गाइड। जी हाँ, आप लगातार हमारे नोटिफिकेशन देख रहे होंगे। तो आज इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम बहुत ही खास मेहमान को जोड़ने वाले हैं। उनको जोड़ने से पहले तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पहले मुद्दे पे, बच्चों से जुड़े हुए, अभिभावकों से जुड़े हुए, पेरेंटिंग स्टाइल के एक ऐसे विषय पर जो कि आप सभी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। बच्चे बात नहीं मान रहे हैं तो उनसे कौन सी हम 5 बातें, ज्यादा आपको बातें जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 बातें आज हम आपको बताएंगे जो आप उनसे कहिए और धीरे धीरे बच्चे आपकी बात मानने लग जाएंगे। देखिए, पेरेंटिंग स्टाइल में ये बात बहुत जानना जरूरी होता है कि आप बच्चे को मारपीट करके या उसको धमका कर कोई बात अगर मनवा भी रहे हैं तो इससे बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जो मशहूर आध्यात्मिक गुरु जुड़ रहे हैं वो आपको यही सारी सीखें देंगे, 5 बातें आपको बताएंगे। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी, हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं विश्व जागृति मिशन से मशहूर आध्यात्मिक गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर सुधांशु जी महाराज। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीर्वाद, शुभकामनाएं। महाराज जी, हमने जो ये सीरीज शुरू करी है पेरेंटिंग स्टाइल एंड गाइड, हम देख रहे हैं महाराज जी कि जब से ये कोरोना का भी समय शुरू हुआ है, बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनका एक तरीके से काफी हद तक विकास पर प्रभाव पड़ा है। पेरेंट्स साथ रह रहे हैं, उनको अपने भी काम करने हैं, घर के भी काम करने हैं, बच्चों की परवरिश भी देखनी है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है एक सही गाइडेंस, जो कि स्पीकिंग ट्री सीरीज के जरिए लेके आया है। महाराज जी, आज का जो विषय है वो है बच्चे अगर बात नहीं मान रहे हैं तो हम कौन सी 5 बातें जो है उनसे कह सकते हैं। तो पहले तो महाराज जी मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन सी पहली ऐसी बात है जो कि हम बच्चों से कह सकते हैं अगर बच्चे स्टबन हो रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं हमें। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं इस अंतर्राष्ट्रीय नव वर्ष की देना चाहता हूं। और इसी के साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि नया वर्ष है और नई उमंग, नई तरंगों के साथ, नई आशाओं के साथ हम इस वर्ष का स्वागत करें। और निवेदन ये है सभी से कि आप लोग सबसे पहले तो ये समझें कि बच्चे केवल आपके ही बच्चे नहीं हैं, वो इस देश का भविष्य हैं, वो राष्ट्र के निर्माता बनेंगे, वो इस देश का भाग्य विधाता बनेंगे। और उन सबको इस स्थिति तक लाने की जिम्मेदारी जो है वो माता पिता की होती है। और माता पिता की इस जिम्मेदारी को तभी पूरा किया जा सकता है जब सबसे पहले तो माता पिता ये निश्चय करें कि अपने बच्चे में वो क्या गुण देखना चाहते हैं, उसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये सपना सबसे पहले माता पिता दोनों को देखना चाहिए। दूसरी बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि दोनों माता पिता निश्चय करने के साथ में बच्चों के मामले में एक हो जाए, दो नहीं हो। इसका मतलब ये है कि किसी भी बात के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के दोनों मिल करके ही निर्णय लें। और दोनों की ये कोशिश होनी चाहिए कि मेरे बच्चे में, हमारे बच्चे में अच्छी चीजें आ सकें। उसके लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है। अपने आज के समय में जो कोरोना महामारी के कारण तनाव आया है, गुस्सा, इरिटेशन, सबके अंदर कुछ न कुछ रूप में कहीं न कहीं निराशा भी आ गई है। और वो जो खीज है, वो जो अंदर की इरिटेशन है, वो कई बार हमारे सामने कोई भी व्यक्ति जिद करता है तो वो इरिटेशन बाहर निकलने लग जाती है। कई बार बच्चों का शोर, बच्चों की जिद, बच्चों का रोना, बच्चों का चीखना, बिना बात के तंग करना, तो हम लोग अपना गुस्सा प्रकट करने लग जाते हैं अपने बच्चों के लिए। तो उसका परिणाम ये होता है कि चीखने चिल्लाने से या उनके सामने हम गुस्सा प्रकट करें, वो बेचारे दब तो जरूर जाएंगे, लेकिन दबने का परिणाम ये होगा कि जो गुस्सा उनके अंदर है वो एक जिद का रूप ले लेगा। और अगर वो जिद का रूप ले बैठा तो ये बात ध्यान रख लीजिए, वो जिद समाज तक भी जाएगी, किसी दिन आपके लिए भी वो प्रकट होगी और उसके व्यक्तित्व निर्माण में वो एक समस्या जरूर बन जाएगी।
इसलिए मेरा निवेदन सबसे पहले तो ये है कि माता-पिता दोनों निश्चय करें हम अपने बच्चे को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। ध्यान रख लीजिए कि हर बच्चे का जो निर्माण है वो शैशव काल से शुरू होता है, जहाँ से उसके अंदर ये संस्कार डाले जाते हैं, उसके जीवन को ऊँचा उठाने के लिए। और ये संस्कार जो है किसी के भाषण से नहीं आते। बच्चे के अंदर 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो वो अनुकरण करता है, एक अनुसरण करता है और एक अनुचरण करता है। किसी की नकल करेगा, किसी की छाया में जिएगा, किसी को अपना मॉडल मान लेगा, जिस जैसा बनना चाहता है, किसी के पीछे चलेगा। तो ये अनुकरण, अनुसरण, अनुचरण, इनका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। हम क्या उसे बता रहे हैं वो प्रभावशाली नहीं होगा, हम कैसे घर में जी रहे हैं ये प्रभाव पैदा करेगा। इसका प्रभाव बच्चों के अंदर ज़रूर आएगा। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो आप देना चाहते हैं, बच्चे में देखना चाहते हैं, उसका वातावरण घर में बनाइए। उसके लिए पेशेंस रखिए। बच्चे के साथ गुस्से में कोई बात नहीं मनवाइए। हो सके तो बच्चों को समझने की कोशिश करें। जब वो कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ बोल रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो अपनी बात सुनाना चाहता है। वो प्रोटेस्ट कर रहा है अपनी बात मनवाने के लिए। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जैसे बच्चों को अपनी बात मनवाने के लिए जैसे ये सवाल आता है कि क्या किया जाए? तो बच्चों में एक बड़ी चीज़ होती है, वो खेल को पसंद करते हैं। खेल के कैसे भी नियम आप बना लीजिए, उन सब नियमों को मान लेंगे और बहुत अच्छे से जल्दी से उन्हें ग्रहण कर लेते हैं और जल्दी से उसके अनुसार ढल जाते हैं और बिल्कुल उसी के अनुसार करने लग जाते हैं, पूरा डिसिप्लिन आ जाता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ उनको समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो एक तो खेल-खेल में मनोरंजक तरीके से आप उन्हें उस जगह लाइए। हमारे देश में एक बड़ी चीज़ घटी है, जो पंचतंत्र के रूप में हम लोग जानते हैं, जो राजा के बच्चों को उस योग्य बनाना कि वो राजा जैसे बन सकें या उस ऊंचाई पर पहुंच जाए, सम्राट बन सके, तो उसके लिए नीतियां सिखाने के लिए कहानियां गढ़ी गई। और उसके बाद ये हुआ कि चाहे वो हम तुर्गनेव की कथाएं पढ़ें, जातक कथाएं पढ़ें या फिर लियो टॉल्स्टॉय की कथाएं पढ़ें, सब लोगों ने कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा ली। मेरा निवेदन ये है कि अपने घर में बच्चों को वो कहानियां जिससे वो मुड़े, उनके अंदर कुछ चीजें आए, उस पर हमें जरूर काम करना चाहिए। पेशेंस रखें, उनकी बात सुने, प्यार से समझाएं, बच्चों के सामने विकल्प रखें, ऑप्शन रखें कि ये करोगे तो ये मिलेगा और तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अगर उनका ध्यान बटा दें, उन्हें मनोरंजक तरीके से सामने लेकर चले आए, उनकी पहले बात सुन लें, डाँटने से नहीं, उनके दिल में उतरने के लिए कोशिश कीजिए और वो आपको अपना दोस्त समझने लग जाएँ। उनको लगे कि मेरा अधिकार है, जैसे वो माँ पर अधिकार जमा लेते हैं। माँ से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। जो पिता गुस्से से नहीं मनवा सकता, वो माँ मनवा लेती है। जी, कारण बिल्कुल क्या है? सही। क्योंकि वो माँ पर भरोसा करने लग जाता है जी, और जी। इसलिए एक नियम माना जाता है कि बच्चों के पास जाके आप उन्हें प्यार से अपने गले लगाइए। हुँ, और हमारे यहाँ अध्यात्म एक चीज़ मानी जाती है कि सिर पर और सिर के पीछे वाले भाग पर प्यार से हाथ घुमाइए और उसकी पीठ थपथपाइए। तो यहाँ वो हमारा सारा नर्वस सिस्टम है, जिस पर हाथ लगाते ही जो है भावनाएँ जागृत होती हैं। बच्चे को एक तसल्ली मिलती है कि कोई सुरक्षा देने वाला, कोई मेरा अपना मेरे साथ है। बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका। एक विचित्र चीज़ आपको और बताता हूँ। हमारा जो ये एशिया महाद्वीप है, हुँ, इसमें बच्चों को पालने का और रखने का एक अलग परंपरा है हमारे इस पूरे महाद्वीप में, कि जी, बच्चे को गोद में लेकर के चलते हैं और गोद में जब लेते हैं तो आप लोग देखते हैं कि लेफ्ट साइड में कंधे पर बच्चे का सिर होता है और हुँ, राइट साइड में हाथ में उसके पाँव पकड़े गए होते हैं। तो हुँ, लेफ्ट साइड में आपका हार्ट है
जी। आप अपने दिल से लगा रहे हैं, कलेजे से लगा रहे हैं बच्चे को। हुँ। तो आपकी संवेदनाएँ बच्चे तक जा रही हैं, इसलिए बहुत संवेदनशील होते हैं हमारे एशिया महाद्वीप के बच्चे जो हैं, ख़ास तौर से भारत के बच्चे। उनको आप समझाना चाहते हैं तो वो प्यार ही जीतेगा, बिल्कुल, गुस्सा गुरुजी। नहीं। हाँ। मैं आपको बीच में बिल्कुल टोकना नहीं चाह रही थी, आप जो बातें बता रहे थे, लेकिन लगातार दर्शक कमेंट कर रहे हैं, तो उनके मैं आपको आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। नेहा जी, नीता जी, मुकेश जी, कृष्णा जी, विशाल जी, रवि, मनाली, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप तक अपनी शुभकामनाएँ भेजना चाह रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग स्टाइल पर, लगातार गुरुजी कमेंट आ रहे हैं। तो अगला मेरा सवाल ये है गुरुजी, आजकल के बच्चों में देखा गया है कि वो बात नहीं मानते, खास करके अपने माता-पिता की तो बिल्कुल नहीं। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि हम देखते हैं कोई बाहर वाला आता है हमारे आगे तो हम वो मना करता है, अरे बेटा ये रिमोट मत छुओ, हम मान जाते हैं, लेकिन मम्मी-पापा मना कर रहे हैं, तब हम लाड़ में आ जाते हैं, हम नहीं बातें मानते हैं। तो कैसे अभिभावक भी क्या तरीके अपनाएँ, कैसे हैंडल करें ऐसे बच्चों को? सबसे पहले तो ये जान लें कि अगर माँ-बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं, जी। झगड़ा करते हैं और एक-दूसरे को जो है ब्लेम करते हैं, तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए कि बच्चे जो है, वो इज़्ज़त करना छोड़ देंगे। वो ये नहीं जानेंगे कि भई ये कोई आदरणीय है, माननीय है, इनकी बात माननी चाहिए, ये कोई महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि आप बच्चों की झूठी तारीफ़ जब करते हैं, तो बच्चों को ये लग हुँ, जाता है कि ये बात तो मुझ में है नहीं और ये लोग तारीफ़ कर रहे हैं। जब आप सही गुण पहचान के उनकी तारीफ़ करते हैं, तो उनको लगता है कि ये सही कह रहे हैं। जी। जब कभी आप ज़्यादा सख्ती करते हैं और उसकी कमियाँ निकालते हैं और बाहर वाले हुँ, उनको अच्छा कहते हैं। हुँ, आप तो कमियाँ निकालेंगे, सख्ती करेंगे और बाहर वाले जो है वो जी, उनकी तारीफ़ करते हैं। बाहर वाले उनके साथ हँसेंगे, बोलेंगे तो उनको हुँ, ये लगता है कि ये लोग ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसलिए ओके, सबसे पहले तो बच्चों को अगर वो समझते हैं आपकी बात को, तो उनको ये समझाने की कोशिश करें कि हर कोई मीठा बोलने वाला अपना नहीं होता। मैं एक बात कहा करता हूँ अपने प्रवचनों में कि जो हुँ, मीठा बोले, हुँ, आपको बहकाए, समझाए, प्यारा लगे, जी, वो अगर आपको गलत तरफ लेकर जा रहा है, गलत दिशा दिखा रहा है, गलत संगति में डाल रहा है, ऐब में डाल रहा है, कोई बुरी लत लगा रहा है, वो कितना भी प्यारा क्यों ना हो, वो दोस्त नहीं है, वो अपना नहीं है। और अगर अपना कोई सख्ती करता हो, गुस्सा करता हो, आपको गलत रास्ते से हटा रहा हो, उसे कभी भी गैर मत मान लेना, क्योंकि उससे बेहतर कोई आपके लिए हो नहीं सकता। इसलिए बिल्कुल, ये ज़रूर चुन लेना चाहिए कि हम किन की बात मानने लगे, किन की नहीं। हालाँकि बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो 10 साल के बच्चों से लेके 15 तक, 15 जी, से लेकर के हम जो है 18 तक टीनेज पूरी की पूरी, जी, वहाँ जी, तक हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि माता-पिता दोनों में से कोई न कोई एक ऐसा ज़रूर होना चाहिए, जो हुँ, अपने बच्चों के साथ हुँ, दोस्ती इस हद तक रखे कि बच्चा अपनी हर बात माँ-बाप को बता सके। और मैं बच्चे भी अगर मेरी बात सुन रहे हों, तो उनको भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप कोई भी गलती कर बैठेंगे और बच्चे अपने माँ-बाप से छिपाएँगे, हुँ, तो आपको लगता है कि आप मुश्किल से बचे रहेंगे क्योंकि माँ-बाप डाँटेंगे, इसलिए आप छिपाते हैं। जी, अगर आप किसी बड़ी मुसीबत में फँस गए तो ये बात ध्यान रख लेना कि तब आपको अपने माँ-बाप को ही बताना चाहिए, ही क्योंकि बचाएँगे, बिल्कुल, माँ-बाप जो है वो तब डाँटते नहीं, वो छोटी-मोटी गलती पे तो डाँटते हैं। बड़ी गलती अगर आपसे हो गई तो वो समझ जाते हैं कि ये मुसीबत में फँस गया है। अब हमारा रोल शुरू होता है, जी, तब वो आपके साथ सहानुभूति दर्शा करके आपको मुसीबत से बाहर निकाल कर के लेकर के जाएँगे, क्योंकि माँ-बाप से बढ़कर दुनिया में हितैषी कोई भी नहीं है। इसलिए अपने माँ-बाप के सामने अपनी बात ज़रूर बताओ। पिता से नहीं बता सकते तो माँ से बताओ और माँ से नहीं कह सकते तो पिता से ज़रूर बताओ। वो आपके हेल्पर होंगे, वो आपको बुरा-भला नहीं कहेंगे, वो बिल्कुल। आपकी ताकत बन जाएँगे।
जी, गुरुजी, छाया जी हमारे दर्शक हैं, उन्होंने सवाल किया है और वाकई ये मुझे लगता है हर अगले पेरेंट्स से जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल है कि अक्सर आजकल खाना खाते वक्त बच्चे मोबाइल के सिवा खाना नहीं खाते हैं, इसको कैसे सुलझाएं? मोबाइल देखते हुए ही खाना खा रहे हैं, मोबाइल हटा दो तो खाना ही नहीं खाते हैं। देखिए, ये एडिक्शन जो है ना, एडिक्ट हो रहे हैं बच्चे सोशल मीडिया के, इससे तो बचना पड़ेगा। जिस घर के अंदर सारा दिन टीवी चलता है, म्यूजिक सिस्टम चलता है, फोन लेकर के बैठे हुए हैं, माँ बाप भी जी, लेकर के बैठे हुए हैं, बिल्कुल तो सही। इसका मतलब ये है कि आपने अपना घर तो घर बनाया ही नहीं। आपको टीवी बंद करके, म्यूजिक सिस्टम बंद करके, सोशल मीडिया के सारे जितने भी जो आप चीजें गैजेट्स वगैरह लेके बैठे हैं, उन जी, सबको बंद करके थोड़ी देर तक अपने घर में खुद इकट्ठे मिलकर के हंसिए बोलिए। जिस घर के अंदर आप चाहते हैं ना कि घर में एकता बने और प्रेम बने, तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए। एक तो हुँ, सारे इकट्ठे बैठ के भोजन करें, जी, इकट्ठे बैठ करके हंसे बोलें, जी, इकट्ठे बैठकर एक दूसरे की संगति का आनंद लें। जी, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और बड़ा होता हुआ बच्चा जो है किशोर हो रहा है, वो एक आदमी के रूप में ढलता जा रहा है। जी, अब उसको लगता है कि मुझे बाहर अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए। उससे पहले उसे दोस्त आप बन जाइए, उसके साथ आप बैठना शुरू कर दीजिए। और अगर आप उसके साथ बैठना शुरू करेंगे तो ये बात ध्यान रख लीजिए, उसको अपने मोबाइल फ़ोन से, टीवी से बेहतर अगर माँ-बाप लगने लग जाएँगे तो फिर वो उसको क्यों हुँ, देखेगा? हुँ, जब उसको ये लगने लग जाएगा कि मैं मनोरंजन करूँ तो अपने माँ-बाप के साथ। और एक हुँ, निवेदन और है, पूरी दुनिया भर में जी, जो इस समय खोज हो रही है, जैसे अमेरिकन लोग कह रहे हैं, हुँ, वो ये कहते हैं कि पूरे साल में हुँ, 1000 घंटे आप अपने बच्चे को जो है ग्राउंड में लेकर के जाइए। मतलब सवा 2 घंटे रोज बच्चा जो है वो घर में नहीं खेलना चाहिए। वो हुँ, अगर खेले तो उसको आप मैदान में लेकर के जाइए, प्रकृति के बीच में लेकर के जाइए। और इस बात पर भी बहुत काम हो रहा है कि बच्चों के अंदर सहिष्णुता कम हो रही है, बर्दाश्त करने की बिल्कुल, ताकत कम हो रही है। तो कम हो रही है। उनको इस चीज़ को सिखाने के लिए बढ़िया तरीका होता है कि उनसे आप पौधे लगवाएँ। पहले फूल का पौधा लगवाएँ। और उनसे कहो कि एक दिन देखना इनमें फूल आएगा। तो रोज़ हुँ, उसमें पानी डलवाओ, खाद डलवाओ, वो देखे और वो पूछता रहेगा, फूल नहीं आया अभी, तो एक दिन वो बिल्कुल, फूल आएगा। और फल के भी पौधे लगवा दीजिए और उससे कहो कि ये इंतज़ार करना पड़ता है, इतनी जी, पेशेंस रखनी पड़ती है कि जब फूल आया। और अगर फल पाना है तो फल के लिए तो और भी इंतज़ार करनी पड़ेगी। उसको ये बताना पड़ेगा कि बेटा, ये दुनिया जो तुम देख रहे हो कि इधर बटन दबाया, इधर रिज़ल्ट दिखाई देता है, इधर वो माँ नहीं से है। रो कर के माँग लिया, मिल जाता है, इधर पिता के सामने रो लिया, कुछ मिल जाता है। बिल्कुल ज़िंदगी सही, ऐसी नहीं देती। बिल्कुल, वहाँ पेशेंस रखनी पड़ती है, वहाँ धीरज रखना पड़ता है, वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। और हर जगह तुम्हारे माँ-बाप तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ज़िंदगी में तुम अकेले ही चलोगे। मैं एक बिल्कुल, चीज़ और देखता हूँ जो मैंने देखा है कि पूरी दुनिया भर में इस समय जो 2021 के जो है हैप्पीनेस के जो सूचकांक निकले हैं, जो हम लोग देखते हैं कि हुँ, अ, सबसे नंबर 1 पर जैसे फ़िनलैंड है हुँ, और नंबर 2 पर जो है डेनमार्क है। जी, और मज़े की बात ये है कि 15वें नंबर के लगभग पर शायद जो है यूएस है और 14वें नंबर पर कनाडा है। जी, तो उन सब देशों में जो खुशी के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमारा देश तो जो है वो समझ लीजिए कि 139 वाले स्थान पर है और 149 देश जो है इसमें माने जाते हैं। ज़िम्बाब्वे जो है वो सबसे नीचे वाली जगह पर है। जी, सवाल ये आता है कि खुशियाँ हुँ, जीवन में नहीं है। हम अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। तो एक डेनमार्क में एक बड़ी अच्छी बात देखने को मिलती है हुँ, कि हुँ, वहाँ पर अगर कोई बच्चा नीचे गिर जाता है, तो माँ जो है वो सामने जाकर के बच्चे के दोनों हाथ फैला कर के सामने बैठी रहती है और उसे बुलाती है कि उठो और जी, आओ माँ के पास। जी, खुद उठो और माँ के पास आओ।
जहां तुम जाना चाहते हो। हमारे देश में ये होता है कि सबसे पहले जाके उसको खड़ा करेंगे, मेरा बच्चा, गले से लगाएंगे, उसके बाद कहेंगे चींटी का दोष था, या जो है जमीन का दोष है, जमीन को पीट देंगे, उससे कहेंगे तुम्हारी गलती नहीं, और फिर उठाने के लिए कोई चाहिए। और अगर हम पूरी जिंदगी यही ढूंढते रहेंगे कि कोई आए हमें सहारा दे, हम लोग यही ढूंढते रहे कि कोई आए और मेरी तो गलती होती नहीं, गलती तो दूसरों की है। जिस दिन आप ये समझने लग जाएं कि मुझे उठना है तो खुद उठना है, और जिसे पाना है, जैसे माँ के पास जाना है, अपने गोल तक जाना है, तो मुझे खुद उठ के जाना पड़ेगा। तो वो अपनी जिंदगी को, क्योंकि मैं एक पेशेंस की बात कर रहा हूँ और दूसरी बात आपको बता रहा हूँ कि जिंदगी में कुछ पाना है या उठना है, चोट खा गए तो उठना है तो खुद उठना है। ये चीजें जो है ना शुरुआत से हमें सिखाई जानी चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सारा विदेशों में ही कुछ है, भारत देश में नहीं है। भारत देश में तो हम मदालसा एक भारत की साम्राज्ञी हुई है, जिसने अपने बच्चे को जो है राजा भी बनाया और योगी भी बनाया। जिसने अपने बच्चे को कहा था शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, लोरियां गा गा करके उसको सिखा दिया कि तू क्या बन सकता है दुनिया में, तुम्हारा क्या स्थान है, तू भगवान पाने आया है या फिर तू राजा बनने आया है। और एक चीज और, जैसे हम लोग ये देखते हैं आजकल जिद्दी स्वभाव, गुस्सा और न जाने कितनी कितनी चीजें, कठोरता, ये सारी चीजें आती जा रही हैं। माँ बाप के लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है। बहुत बड़ी समस्या हो रही है गुरुजी। और भी कई सारे सवाल आ रहे हैं, धीरे धीरे करके मैं सवाल लेना चाहूंगी। मनाली जी पूछ रही हैं, अगर बच्चा बहुत ही शांत स्वभाव का हो पर घर के बुजुर्ग लोग ही अपनी इच्छा अनुसार उनसे बर्ताव कर रहे हैं, तो वह बच्चा कहाँ तक अपने आप को संभाले? क्या ये संभव नहीं है कि उनके कारण बच्चा अपना शांत स्वभाव खो बैठे? देखिए, किसी घर में तो दादा दादी या नाना नानी बिगाड़ने का काम करते हैं, बच्चा कुछ मांगता तुरंत देते हैं। जी। कुछ घर में जो है वो बड़ों का ही प्रयोग जो है प्रभाव गलत होता है, जिसके कारण बच्चा बिगड़ता है। जिम्मेदारी तो उनको भी लेनी पड़ेगी। अगर संयुक्त परिवार है तो सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उनको भी ये समझना चाहिए। और आजकल तो सबसे बड़ी समस्या तो हो गई है, बच्चों के अंदर जिद्दीपन बहुत आ गया, और वो शुरू से चलता है ये, और वहां तक पहुंच जाता है जब वो जवान हो जाता है। जब जवान हो जाता तो उसके बाद वो कहता मेरी मर्जी, मैं यहाँ जाऊं, मैं वहां जाऊं, मैं यहाँ बैठूं, मैं वहां बैठूं, मेरी मर्जी। चौराहे पे जाकर खाट बिछा के बैठ जाऊं, मेरी मर्जी। अपनी शादी में खुद ही ना जाऊं, मेरी मर्जी। कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं, कोई मुझे बोले नहीं, कोई मुझे समझाए नहीं, मैं तो मेरी मर्जी से चलना चाहता हूँ। ये जो मर्जी वाली चीजें आकर के खड़ी हो गई हैं, एक युवा में, एक किशोर में और एक छोटे से बच्चे में, इसने जो है समाज का ढांचा बहुत खराब कर दिया है। और इसके कारण हम लोग देखते हैं कि अपराध की दुनिया में भी बच्चे जाने लग गए हैं। तो जिम्मेदारियां जो है, देखिए मैं समझता हूँ कि पुराने समय में हमारे यहाँ धर्मगुरु इस ड्यूटी को निभाते थे। वो माता पिता को समझाते थे, उनको संस्कार देने के लिए, अच्छी चीजें उनके जीवन में आ सके। माँ बाप को भी सिखाते थे, माँ बाप आगे बच्चों को सिखाते थे, सेवा करने का भी गुण सिखाते थे, बड़ों का मान करना सिखाते थे, जीव मात्र की सेवा के लिए भी प्रेरणा देते थे। तो वो सारी चीजें जो है अब क्योंकि काउंसलर मिल गए हैं, अब क्योंकि हम जो है उधर जाने लग गए हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, तो हमें जो है और सारा पढ़े ना पढ़े, अपने बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, इसको सुने भी, इसको पढ़े भी। और मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ आपको कि आपने एक बहुत अच्छा विषय चुना है। जी जी गुरुजी, आपने जैसे कि बात बताई, हम आज बच्चों की जिद पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ऐसे में एक मीनाक्षी जी हैं, उन्होंने जो बात आपने अभी बताई कि हम काउंसलर के पास चले जा रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज से, जैसे कि पुराने जमाने में हम देखते थे कि बच्चों को करियर के साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी दी जाती थी, विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म नॉलेज घर से ही, बड़े बुजुर्गों से, माता पिता से, रिश्तेदारों से मिलती थी। मीनाक्षी जी का सवाल ये है, गुरुजी क्या बच्चों को गुरुधाम में जाने के लिए प्रेशर देना चाहिए? अगर नहीं तो कब आए बच्चे गुरुधाम, और आध्यात्मिक कैसे बनेंगे? देखिए, कैसे जोड़े उनको?
ये कहूँगा कि घर में ही आप भोजन और भजन के लिए सबको इकट्ठा जी, बैठाना शुरू करिए। जी, भोजन के समय सब इकट्ठे बैठे, भजन करने के समय में, भक्ति करने के समय में, आरती वंदन करने के समय में सारे इकट्ठे बैठे और उस समय कोई न कोई एक ऐसी स्टोरी बुक, ऐसी कोई चीज़ ज़रूर पढ़ी हुँ, जानी चाहिए, जिससे बच्चे जो है रुचि लेकर के उसमें प्रयोग करें और उसको सुने भी। बिल्कुल। और कभी-कभी उन्हीं से द्वारा ही सुनवाएँ आप। उन्हीं से कहें कि बेटा तुम पढ़ के सुनाओ और समझाओ इसका क्या मतलब होता है। हुँ, और हुँ, दूसरी बात एक मैं और कहना चाहूँगा कि हमें खुशी को, हुँ, अध्यात्म को हुँ, और पर्यावरण को, इन सब का एक मेल ज़रूर बैठाना चाहिए। मुझे ध्यान आता है कि जो हमारा छोटा-सा देश है भारत के साथ लगा हुआ भूटान, भूटान। भूटान के सम्राट से हुँ, किसी ने ये प्रश्न किया कि आपके देश की जीडीपी बहुत नीचे है, तो इसके लिए आप कुछ नहीं करते? तो उन्होंने हुँ, कहा कि नहीं हम लोग जीएनएच के लिए कुछ कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि वो क्या होता है? तो जी, उन्होंने कहा ग्रास नेशनल हैप्पीनेस। वाह! हम जो है अपने देश के हैप्पीनेस के लिए, राष्ट्रीय हैप्पीनेस के लिए इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हम अपने देश में नैतिकता को, आध्यात्मिकता को और सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को और ज़्यादा खुशहाल करने के लिए इस पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि भले ही हम गरीब रह रहे हैं, लेकिन हम खुश रहना चाहते हैं। बिल्कुल, सुखी बिल्कुल, रहना चाहते हैं, बिल्कुल। हँसते-मुस्कुराते रहना चाहते हैं, हमारे नैतिक मूल्य अच्छे हों, हमारा कैरेक्टर अच्छा हो, हमारा बर्ताव अच्छा हो, हम प्रेम से जी लें। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि वहाँ आध्यात्मिकता है और जहाँ-जहाँ भी आध्यात्मिकता रही है, वहाँ हुँ, पर खुशहाली रही है। इसलिए जापान जैसे देश में जो इकिगाई का एक सिद्धांत लेकर वो लोग काम करते हैं और छोटे-छोटे स्थानों में जैसे कहा जाता है कि ब्लू ज़ोन में जो है 5 देश माने जाते हैं, जहाँ लंबी उम्र तक लोग जीते हैं। तो हालाँकि ये विषय नहीं है इस समय चर्चा करने हुँ, का, हुँ, लेकिन ये सब इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने हुँ, देश में या अपने परिवार में, अपने छोटे से जीवन में हम अगर बहुत अच्छी खुशी चाहते हैं, तो हुँ। आध्यात्मिक होना पड़ेगा, वातावरण बनाना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा कि हम इधर जाने से क्या लाभ ले सकते हैं। गुरुजी बहुत सारे सवाल आए हैं, मैं बहुत संक्षिप्त में सभी का कोशिश करूँगी कि आप सभी के मैं सवाल समेट लूँ। तो हम ज़िद की बात कर रहे थे कि कौन-सी 5 बातें हम बच्चों से कहें, कई सारी बातें आप बता चुके हैं। मनीषा जी सवाल पूछ रही हैं, बच्चे को प्यार करने और उसे पैम्पर करने में क्या अंतर है? हाँ, अच्छी बात पूछी है। देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग जो है अपने प्यार से भी बच्चों को बिगाड़ रहे होते हैं। क्योंकि जैसे एक सवाल आप लोगों का सबसे ज़्यादा है सामने जी, कि जिद जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा दुखदाई बन जाती है कि जी। क्या करना चाहिए, कैसे हुँ, बचना चाहिए। ये भी एक चीज़ है और हम प्यार से बच्चे को सँभालते हैं या बिगाड़ते हैं या उसको जो है और उसके अंदर के कोई कमी को उभार देते हैं। बात तो वहाँ से शुरू होती है कि अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। जी, जैसे कुम्हार अपने घड़े को तैयार करने के लिए अंदर से हाथ का सहारा देता है और बाहर से चोट मारता रहता है। थोड़ा-सा प्यार, बिल्कुल। थोड़ी-सी डाँट, हुँ, ये दोनों चीज़ें चाहिएँगी। लेकिन हर समय की डाँट और हर समय का प्यार, ये दोनों चीज़ें गड़बड़ कर देंगी। हर समय प्यार बिल्कुल। नहीं चल सकता, हर समय डाँट नहीं। और एक बात और ध्यान रख लें कि हम कहते हैं कि जिद बुरी चीज़ है, जी। लेकिन दुनिया में जिद्दी लोगों ने इतिहास रचा है। हुँ, ये हुँ। बात ध्यान रख लीजिए। जिद्दी लोगों ने इतिहास रचा है, चाहे वो नेल्सन मंडेला जैसा व्यक्ति रहा हो, जो 27 साल तक जेल में बैठ कर के टूटा नहीं। जिद थी ज़िद कि थी, अपने बिल्कुल। देश को एक नया रूप मैंने देना है सही राह में ज़िद थी, और वो उनकी जिद सही दिशा में थी, बिल्कुल। क्योंकि ऊर्जा का सही उपयोग किया। आपका बेटा जिद करता है, तो आप ये समझ लीजिए कि जिद उसके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है।
उसको सही दिशा देने वाले आप बन जाए, उसकी जिद को सही दिशा पे लगाने वाले बन जाए। बिल्कुल। अमाला यूसुफजई का उदाहरण आप ले लीजिए, गोलियां 3 गोलियां मारी गई, उसके बाद भी उसने कहा कि तुम मुझे पढ़ने से रोकना चाहते हो, मैं पढ़ूंगी। नोबेल प्राइज जीता उसने। बिल्कुल। दशरथ मांझी का उदाहरण आप लीजिए कि वो जिद्दी व्यक्ति जिसने जो है पहाड़ काट करके रास्ता पहाड़ काट दिया। लेकिन एक जिद वो भी होती है कि जो एक माँ जिसका नाम था अग्रिपिपना, जो रोम की साम्राज्ञी थी, और उसके बेटे का नाम था नीरो, और सन 60 में उस व्यक्ति ने, जिसने गलत जिद पालते पालते वहां तक पहुंच गया कि उसने रोम को, नगर को आग लगा दी और आधा जला करके मार दिया और खुद बैठ करके सारंगी बजाता रहा। आपकी जिद बच्चे को कितना गंदा बना सकती है। अगर आप जो है बच्चे की जिद को गलत दिशा देते हैं, उसकी हर बात मानने लग जाते हैं, तो फिर वो जो है, वो जो हम लोग कहा करते हैं कि बारात की जो घोड़ी है ना, उसके आगे डांस करो तब वो आगे चलती है। तो कुछ लोग ऐसे ही हो जाते हैं पूरी जिंदगी, उनके आगे नाचते रहिए तब वो चलेंगे। थोड़ा सा नाचे आप, थोड़ा सा उन्होंने काम मान लिया, उसके बाद में फिर माँ बाप नाचते घूमेंगे, बेटा मान लो बात तो, इधर से माँ नाच रही, उधर पिता नाच रहा है, सारी जिंदगी आप डांस करते रहोगे और वो आपके डांस से ही चलेंगे। तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं फिर वहीं अपनी बात को लेकर जाना चाहता हूँ। आप अपने बच्चे का निर्माण नहीं कर रहे, भारत देश के भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। आप अपने राष्ट्र निर्माता का निर्माण कर रहे हैं। इन्हीं बच्चों में से कोई राष्ट्र नायक होगा, कोई वैज्ञानिक होगा, कोई अच्छा साइंटिस्ट बनेगा, कोई सेना नायक बनेगा, कोई अच्छा जो है बिजनेसमैन बनेगा, कोई अच्छा कृषक बनेगा, कोई ऐसा लौह पुरुष श्रमिक बनेगा जो इस देश का आधार बनेगा। कोई भी हो, किसी का भी बच्चा झोपड़ी में या महल में, वो बच्चा जो है देश की धरोहर है। जिम्मेदारी साधारण नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिस पर काम करना चाहिए। गुरुजी, हम आज उपायों पे बात कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे टिप्स हमारे जितने पेरेंट्स हैं, जितने दर्शक हैं, उनके साथ शेयर कर रहे हैं। कमल कृपलानी जी हैं, उनका सवाल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पूछ रहे हैं क्या हम कोई प्रेयर या कोई हीलिंग कर सकते हैं ताकि बच्चे जो स्टबर्ननेस दिखती है, उनमें जो जिद दिखती है, उसके लिए क्या हम कोई हीलिंग या कोई प्रेयर कर सकते हैं घर में ही? हाँ, देखिए, कुछ प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए। जी। हम लोग जो है जब उन सब प्रार्थनाओं को करते हैं जो हमारे देश में हजारों सालों से की जाती रही है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो मेरे भगवान, अंधेरों से निकाल कर, ब्रह्म से निकाल कर मुझे उस प्रकाश की ओर लेकर चलो जहां मुझे अपनी जिंदगी का रास्ता दिखाई दे सके। मुझे उस दुख से, पीड़ा से बाहर लेकर चलो, वहां लेकर चलो जहां मुझे शांति और आनंद मिल सके। अमृतम गमय, अमृत की प्राप्ति हो। अच्छी प्रार्थनाएं की जा सकती हैं, प्रार्थनाओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। प्रार्थनाएं सबको करनी चाहिए। बिल्कुल गुरु जी। आखिर में कुछ छोटे छोटे सवाल लूंगी। छाया जी पूछ रही हैं, आजकल बचपन से ही रेड रेस लगी हुई है, बच्चों से अनगिनत अपेक्षाएं रखते हैं जिससे बच्चे पर गलत होता है, असर होता है। इससे निपटने के लिए क्या किया जाए? एक सवाल ये है। एक सवाल कई लोगों का, जिनमें मंजू जी भी शामिल हैं, कि बच्चे हमारे पेशेंस की परीक्षा लेते हैं, कैसे कंट्रोल करें? और एक आखिरी सवाल ये भी है गुरु जी, कि बच्चों के आगे गुस्सा करने से कैसे बचें? देखिए, बच्चे तो आपको वहां तक लेकर जाएंगे कि जहां आप इतने इरिटेट हो जाए कि आप जो है अपनी पेशेंस खो बैठे, अपने बाल नोचने लग जाएं, अपना सिर जो है पीटने को तैयार हो जाएं, वो आपको पूरी तरह से हिला के छोड़ेंगे। लेकिन ये भी एक बात है कि अगर आप उनके साथ में थोड़ी देर वैसा होकर के और फिर धीरे धीरे उन्हें प्यार से अपने जादू की जप्पी देते हुए समझाएं, बैठाएं, बात को माने, तो बच्चा तैयार होता है, क्योंकि थोड़ी देर ही वो चीखेगा, चिल्लाएगा। प्यार बहुत बड़ी चीज है। प्यार ने जो है दुनिया में बड़े से बड़े लोगों को ठीक किया है, जिसमें आप समझ लीजिए कि कानून और डंडा नहीं बदल पाया, प्रेम ने बदल दिया। तो इसलिए एक बात तो इसे जरूर ध्यान में रख लें। दूसरी चीज है कि जो घर परिवार में
जिस तरह के वातावरण बन जाया करते हैं, उन वातावरण में खुद भी हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि हम थोड़ा-सा मेडिटेशन करते हुए अपने आप को इतना शांत करें कि हम अपने जीवन जीने के लिए उस ताकत को प्राप्त कर सकें कि जिससे जो है आपके अंदर प्रेम होगा तो आप प्रेम दे सकोगे, खुद शांत होगे तो शांति दे सकोगे, खुद खुश रहोगे तो खुशी बाँट सकोगे, तो अपने आप को उससे भरना पड़ेगा और कोई न कोई आपका मेंटर ज़रूर होना चाहिए और ज़िंदगी बिल्कुल। के कुछ सिद्धांत बना के चलने। हुँ, बिल्कुल गुरुजी। आपने जितनी सारी बातें बताई हैं, सारे दर्शकों के सवाल हालाँकि जिनको गुरुजी अभी भी। सजाना चाहते हैं। जी। जी गुरुजी, हमने गुरुजी गुस्से पे बात करी आज कि बच्चे अगर बात नहीं मान रहे हैं, तो हम उनसे कौन-सी बातें कह सकते हैं। बहुत सारे दर्शक थे, उनके बहुत सारे सवाल हमने लिए, जो उनकी सारी परेशानियाँ थी, उन पे भी बात करी। एक आखिरी मेरा जो सवाल है, जो कि बच्चों से भी जुड़ा है और खासकर कि पेरेंटिंग से भी जुड़ा है। क्या बच्चों के बात ना मानने के पीछे परवरिश में कमी एक फैक्टर हो सकता है कि या माता-पिता में के परवरिश में कुछ कमी हो सकती है या उनका गाइडेंस सही नहीं है? इसमें हम ये बात ज़रूर समझ लें कि बच्चों की परवरिश, पालन-पोषण जो है, वो बहुत कुछ ज़िम्मेदार होती है। हालाँकि हर बच्चा अपने संस्कार जो है, पिछले जन्मों के लेकर के आता है। लेकिन फिर भी ये बात ध्यान रख लीजिए कि जो पालन-पोषण है, हुँ, जी। अपने देश गुरुजी आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। कुछ मुझे लगता है टेक्निकल ग्लिच आया है। सिमरन जी, पुष्पा जी, राकेश जी, रजनी जी, प्रेम जी, प्रमिला जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी के विशेज़ मैं गुरुजी तक पहुँचाऊँगी। एक बार गुरुजी कनेक्ट हो जाएँ। कुछ दिक्कत आ रही है, तो आज हम बात कर रहे हैं, हम 2-3 मिनट का इंतज़ार करेंगे। देखिए, कभी भी नेटवर्क का इश्यू आ सकता है और टेक्निकल चीज़ है, कभी भी दिक्कत आ सकती है। तो आज हम सब बात कर रहे हैं उन 5 टिप्स के ऊपर, जिनसे हम बच्चों के जो बच्चे ज़िद करते हैं। जी, गुरुजी वापस आ गए हैं। गुरुजी, बीच में लगता है कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गई थी। वापस से हम शुरू कर सकते हैं। बीच में जी, गुरुजी, हाँ, आप बात कर रहे थे हाँ, हाँ, अभिभावकों की। हाँ, अभी ठीक है। जी, जी, अब मैं आपका प्रश्न दोबारा सुनूँगा, आप मुझे जी। क्या कह रहे थे? प्रश्न मेरा गुरुजी ये था कि कई बार बच्चे बात नहीं मानते हैं, तो ये क्या अभिभावकों की भी कोई कमी हो सकती है? क्या कोई ऐसा फैक्टर है कि हम ही हैं जो हम पेरेंट्स जो हैं वही सही तरीके से बच्चों को गाइड नहीं कर रहे हैं या हम में ही कोई कमी है? नहीं देखिए, केवल आप, हम, माँ-बाप, पेरेंट्स उन्हीं की बात नहीं है। हमारे बच्चों के लिए जो ज़िम्मेदार बनते हैं, आपका सिनेमा, टीवी, सोशल मीडिया, आपके जो कार्टून से शुरुआत होते हैं बच्चों की और जो बड़े होकर के जो वो देख रहे होते हैं, जो कुछ बिल्कुल। वो पढ़ रहे होते हैं, जैसे उनके दोस्त होते हैं, जैसा उनका परिवेश होता है। आप ज़रा सोच के देखिए, अगर हम थोड़ा-सा बड़े बच्चों की बात करें, हुँ, टीनेजर्स हुँ। की बात करें या जो एकदम जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं, किसी के घर में अगर पढ़ने का माहौल होता है, हुँ, हुँ। तो बच्चा जो है वो एवरेज बच्चा भी बहुत अच्छे नंबर लेकर के पास होता है। बिल्कुल। और अगर किसी घर में माहौल ही नहीं है पढ़ने का, तो बच्चा कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो बेचारा एवरेज रह जाता है। हुँ, इसलिए हुँ। माहौल भी काम करता है, काम करती है ये चीज़ भी कि अगर आप जो है ये देखते हैं कि घर के अंदर टीवी चलते रहते हैं हर समय, म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, आपके घर में सोशल मीडिया खोल करके बैठे हुए हैं और एक और निवेदन करना चाहता हूँ, रात में अगर देर तक बच्चे जागते हैं और हुँ, आँखें फाड़-फाड़ करके टीवी देखते हैं या माँ-बाप की भी आदत है वो देर तक
जागते रहते हैं और बच्चे भी उसी तरह से जागते रहते हैं। उनके सोने जागने का जो क्रम है वो बिगड़ता है, तो इससे भी मामला खराब होता है। इसलिए जी। जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा उस महानता तक पहुँचे जो सपने आप देखते हैं, तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए कि वो कैमरा लगा कर के और माइक लगा कर के आँखों से, कानों से जो कुछ देख रहा है, वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है, आपकी बातों को नहीं। मतलब आपके भाषण से नहीं, आपको देख कर के उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन ज़्यादा आ रहा है। इसलिए इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि जो आप उसको देना चाहते हैं, वो उदाहरण आपको बनना पड़ेगा। जी, वैसा घर में वातावरण बनाना पड़ेगा। जी। गुरुजी, सत्यजीत जी 4-5 बार ये सवाल पूछ चुके हैं। स्टूडेंट्स के लिए वो टिप्स माँग रहे हैं। सत्यजीत जी, मुझे आपका जो सवाल है वो नहीं मिल रहा है। एक दफ़ा अगर आप फिर से टाइप करके हमें भेज सकें। हालाँकि इतना मुझे लग रहा है कि आप स्टूडेंट्स के लिए टिप्स माँग रहे हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन बच्चों के लिए टिप्स माँग रहे हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि वो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा एम लेकर के चलें कि मैंने ये प्राप्त करना है, मुझे यहाँ हुँ, पहुँचना है और उसके लिए जुनून पैदा करें अपने अंदर। अपना एम, अपना गोल, अपना टारगेट डिसाइड करें, उसके लिए जुनून पैदा करें और धीरे-धीरे ही सही, लगातार कोशिश कीजिए। आप ज़रूर सफल होंगे, एक बात। दूसरी बात, आपको जो सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं, विद्यार्थी लोग हैं, उन्हें अपनी एकाग्रता पर, कंसंट्रेशन पर बहुत काम करना चाहिए। उसका तरीका बिल्कुल। क्या है? खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, पूरा मन लगा के कीजिए। खो जाइए उसमें, डूब जाइए उसके अंदर। तो आप ये देखेंगे कि किसी भी चीज़ को आप कर रहे हैं 5 मिनट ही सही, इतना खो जाइए उसमें कि आप अपने आप को भुला दें, तो इससे क्या होगा कि कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ेगी और जिस आदमी की एकाग्रता शक्ति बढ़ गई, वो दुनिया में हुँ, जीतेगा। जुनून आपका काम करेगा, एकाग्रता की शक्ति आपकी काम करेगी, लगातार कोशिश करने से बात बनेगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, हुँ, गलत संगति जो आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से आपको रोकती है, उनसे बचना पड़ेगा। क्योंकि जी। मेहनत अकेले में बैठ कर के करनी पड़ेगी और तभी सफलता शोर मचाकर आपकी पहचान करेगी। बिल्कुल, बस एक आखिरी सवाल ले रही हूँ गुरुजी, संक्षिप्त में जानना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। छाया जी 2 बार पूछ चुकी हैं। रेट रेस पे पहले भी मैंने सवाल किया था। बच्चों से अनगिनत अपेक्षाएँ रखते हैं, जिससे बच्चों पर गलत असर होता है। इससे निपटने के लिए क्या किया जाए? देखिए, बहुत कुछ, सब कुछ बनाना चाहोगे बच्चे को, तो वो कुछ भी नहीं बनेगा। सबसे पहले तो हुँ, ये पहचानना पड़ेगा कि बच्चा की रुचि किस चीज़ में है। जिसमें उसकी रुचि है, जिसमें वो खुश होके करता है, उसे पहचान करके उसका प्रशिक्षण दीजिए आप। और अगर उसका प्रशिक्षण देंगे, तो बात बनेगी। मुझे डॉक्टर जहांगीर भाभा की बात याद आती है, हमारे देश का वो रत्न जिसने भारत को एक नई शक्ति दी। जी, उसने एक बात कही थी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करो, किसी भी कॉस्ट पर। मतलब क्या था इसका? कि तुम अपने देश का विकास चाहते हो, तो विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करो किसी भी कॉस्ट पर, उसकी कोई भी कीमत तुम्हें लगानी पड़े। तो उसका एक मतलब ये भी था कि अगर तुम डेवलपमेंट पर, विकास पर, तरक्की पर आगे जाना चाहते हो, अपने जी, अंदर की वो बिजली पैदा करो जो तुम्हें वहां लेकर के जाएगी और बिल्कुल। उसके लिए कुछ भी कॉस्ट देनी पड़े। और तीसरी बात, इसका मतलब क्या था, अगर तुम अपने बच्चे को किसी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हो, तो शिक्षा ही वो विद्युत है, वो इलेक्ट्रिसिटी है जो उस बच्चे को वहां तक लेकर जाएगी। उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए, कुछ भी पैसा देना पड़ जाए, बच्चे को सिखाओ, बनाओ, बढ़ाओ, लेकर जाओ। जिस चीज में उसका की रुचि है, जिस चीज में वो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए जो है, उस विद्युत के लिए, उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उस चिंगारी के लिए, उस स्पार्किंग के लिए आपको कोई भी कॉस्ट देनी पड़ जाए, वो शिक्षा उसकी ज़िंदगी में आए, वो गुण उसके अंदर आए, तो जो इस चीज़ को कर सकते हैं, वो अपने बच्चे को उस टॉप पर ज़रूर देखेंगे, जहाँ का वो सपना देख रहे हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल गुरुजी, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत सारे सवाल अभी भी बचे हुए हैं, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। देखिए, आज हमने पेरेंटिंग गाइड पर ये सीरीज़ शुरू करी है। इसके पहले एपिसोड में हमने महाराज जी को बुलाया था। आगे भी हम इस सीरीज़ से जुड़े हुए अलग-अलग विषयों पर, जो आपने बहुत सारे कमेंट्स किए, उनमें से ही मुझे काफ़ी सारे विषय ऐसा लग रहा है कि आप जानना चाहते हैं उसमें डिटेल में। तो हम गुरुजी को, साथ ही कई अन्य स्पिरिचुअल मास्टर्स जो हमारे स्पिरिचुअल के मास्टर्स हैं, उनको जोड़ेंगे, साइकोलॉजिस्ट को जोड़ेंगे, साइकेट्रिस्ट को जोड़ेंगे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जोड़ेंगे। बहुत कुछ है इस सीरीज में, तो आप पेशेंस रखिए, अपने सवाल बनाकर रखिए। गुरुजी को हम एक दफा फिर से लेके आएंगे आप सभी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि समय की कमी है। गुरुजी, बस एक लाइन से अपनी बात मैं खत्म करना चाहूंगी। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, लीडरशिप एक्सपर्ट और लीडरशिप पर 25 से ज्यादा किताबें लिख चुके डॉक्टर टिम एल्मोर का मानना है कि माता पिता अगर बच्चों की ज्यादा जिम्मेदारी लेने लगते हैं, तो बच्चे जिंदगी की दौड़ में लीडर बनने की बजाय पिछलग्गू बने रहते हैं। इस तरह स्कूली लाइफ में उनको नंबर तो मिल जाते हैं, लेकिन जिंदगी के एग्जाम में बच्चों को पासिंग मार्क्स ही मिलते हैं। तो एक छोटा सा टिप था मेरा, मैंने कहीं ये पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा अपने दर्शकों के साथ शेयर करूं। महाराज जी, एक दफा फिर से इस बेहतरीन और इतने बढ़िया नॉलेजेबल सेशन के लिए, जो कि वाकई आपको जीवन की ये जानकारी, बच्चों से जुड़ी हुई ये एक अहम जानकारी और ये सटीक जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन आज आपने इतना समय निकाल कर स्पीकिंग ट्री के जरिए ये जानकारी बच्चों और उनके माता पिता को शेयर करी। एक दफा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और बहुत अच्छा लगा। और आपने जो है सबके दिलों की बात को जिस तरह से रखा, मुझे लगता है कि ये इसकी बहुत बड़ी जरूरत थी। और इला गोस्वामी को फिर से मेरी तरफ से आशीर्वाद, शुभकामनाएं, और सभी के लिए शुभ मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ, और इस सीरीज के इस पहले एपिसोड को, इस पहले लाइव को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, ताकि जो बातें अभी गुरुजी ने बताई हैं, वो बातें जो लाइव के दौरान, कई लोग काम में बिजी रहते हैं, नहीं देख पाते हैं, दोपहर का वक्त है, तो वो आपके शेयर करने के बाद इस बेहतरीन जानकारी को देख सके। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। धन्यवाद।